हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हम कैबिनेट मिशन और संविधान सभा को पढ़ चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबसे पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर इस पहले वीडियो को ज़रूर देखें। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका भारतीय संविधान का प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत हम आज पूरा चर्चा करेंगे और इस वीडियो में प्रस्तावना से लेकर जितना भी क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षा में बनने वाले हैं उन सब का हम चर्चा करेंगे और विस्तार से हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को सबसे पहले जोड़ा था। तो वो देश का नाम है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसमें सबसे पहले हमें प्रस्तावना को देखने मिला था। और प्रस्तावना होता क्या है? तो प्रस्तावना एक प्रकार का हम बात करें तो प्रस्तावना का सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है कि संविधान का एक प्रकार का इसमें परिचय कराया जाता है कि हमारे जो देश के संविधान में कि क्या क्या चीज़ होंगे उसका एक परिचय हमें इसमें देखने मिलता है और संविधान की क्या भूमिका रहने वाली है, संविधान की क्या भूमिका रहने वाली है, इसको भी हम प्रस्तावना के अंतर्गत समझ सकते हैं। और प्रस्तावना को ही हम एक प्रकार का बोल सकते हैं कि संविधान का एक प्रकार का हम बात कर सकते हैं परिचय पत्र। संविधान का जो परिचय पत्र कह सकते हैं प्रस्तावना को। तो ये सब चीज़ आपको प्रस्तावना के बारे में याद रखना है। तो चलो विस्तार से हम देखते हैं इसी को हम ध्यान से। तो सबसे पहले ये जो लाइन लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था और उसके उपरांत हम बात करें अन्य देशों ने भी इसे अपनाया जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट हम पॉइंट का बात करें तो अगला हमारा जो पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है और एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है आपका N.A. पालकीवाला। इसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इस संबंध में आपको याद रखना है। तो संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने कहा है। इसके बाद हम आगे बात करें हमें इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो संविधान की जो प्रस्तावना दिख रही है इसका उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ देखने मिला था? तो हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसी को ही भारतीय संविधान का प्रस्तावना के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि JL नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वही हमारे संविधान का प्रस्तावना बना है। आगे हम बात करें संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्व कितने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है संविधान के प्रस्तावना के मूल तत्व की संख्या कितने हैं? बता दो 4। कि हमें ये जो प्रस्तावना आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें मूल तत्व की संख्या कितना बताएंगे? 4। जिसमें हम सबसे पहले बात करें पहला जो हमारा मूल तत्व जो माना जाता है तो प्रस्तावना के अनुसार सबसे पहला जो मूल तत्व है वो है संविधान के अधिकार का स्रोत के संबंध में बताया गया है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें बताया गया कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो यहाँ पर एक लाइन आप देख सकते हैं कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द जो लिखा है इसी से हम बता सकते हैं कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं मुख्य रूप से जो दूसरा जो तत्व है वो हमें बताता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। तो भारत की प्रकृति कैसी है इसके संबंध में हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि जो लाइन हमारा लिखा है
कि भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला जो हमारा देश है, ये है भारत की प्रकृति। तो भारत की प्रकृति को इस प्रस्तावना या उद्देशिका में दर्शाया गया है। तीसरा जो उद्देश्य होता है वो बताया गया है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तीसरा जो मूल तत्व है जिसमें बताया गया है संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान का जो मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं तो प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये संविधान का मुख्य उद्देश्य होगा कि सभी प्रकार का न्याय प्रदान करना, आम नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना, क्षमता प्रदान करना और बंधुत्व बना के रखना, ये संविधान का मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चौथा जो मूल तत्व जो बताया गया है प्रस्तावना के अनुसार, वो बताया गया है कि संविधान के लागू होने की तिथि प्रस्तावना में दर्शाई गई है, जिसके अनुसार बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुई थी। इस तिथि का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है और 26 नवंबर को ही प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में 26 नवंबर को संविधान लागू होने की तिथि को दर्शाया गया है। तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना के मूल तत्व के बारे में। तो प्रस्तावना में कुल मूल तत्व की संख्या कितना बताएंगे, तो प्रस्तावना में कुल मूल तत्वों की संख्या आपका 4 है, जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले देख लो क्या चीज़ को दर्शाया गया है। तो इसमें संविधान के अधिकार के स्रोत को बताया गया है। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है उसको बताया गया है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य को बताया गया है और चौथा, संविधान के लागू होने की तिथि को इसमें दर्शाई गई है। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें प्रस्तावना में दर्शाया गया है। आगे हम बात करें प्रस्तावना के अंतर्गत, हम मुख्य शब्दों का बात करें। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप का कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है और कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्य रूप से हम बात करें प्रस्तावना के अंतर्गत जो शब्दों का प्रयोग किया गया, इसमें सबसे प्रमुख शब्द में पहला है संप्रभुता, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, चौथा है लोकतांत्रिक, पांचवा है गणराज्य, छठवां है न्याय, सातवां हम बात करेंगे स्वतंत्रता, आठवां जो शब्द है समता और नौवां जो शब्द है बंधुत्व। तो ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है शब्दों को लेकर, इतने शब्द आपको अच्छे से याद रखना है जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। अब इन्हीं शब्दों को एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है और प्रस्तावना संविधान के बारे में क्या बताना चाहता है, इसको हम इन्हीं सब शब्दों से समझेंगे। तो चलो सबसे पहले हम शब्द समझते हैं जो है आपका संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है इसको हम ध्यान से समझेंगे। जो सभी प्रस्तावना में कहाँ पास लिखा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह हम संप्रभुता का हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया है। तो संप्रभुता का अर्थ हम देख सकते हैं जैसे कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश जैसे ही स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ और संविधान का निर्माण किया, गणतंत्र हुआ, उसके बाद भारत जो है किसी अन्य देश पर आश्रित नहीं है, किसी अन्य देश पर आश्रित नहीं है और भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है, किसी अन्य देश पर आश्रित नहीं है। तो इसी को ही कहा जाता है संप्रभुता। क्या बोलते हैं, तो संप्रभुता। तो भारत किस प्रकार का देश है, तो एक संप्रभुता देश है जो अपना निर्णय स्वयं लेगा, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो या विदेशी निर्णय हो, भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। तो इसी का हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो यहाँ बताया गया है कि संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब किसी अन्य देश का कोई भी विषय, जैसे सेना संबंधी विषय या विदेशी मामले, कोई अन्य देश हैंडल करता है, इस टाइप का कोई चीज़ नहीं है। तो भारत ना तो किसी दूसरे देश पर निर्भर है, ना ही किसी देश का डोमिनियन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें
तो इसके ऊपर भारत के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का जो निर्णय होता है वह स्वयं स्वतंत्र ले सकता है। तो ये हमें संप्रभुता शब्द से जानने मिलता है। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। तो भारत किस प्रकार का देश है बोलेंगे तो क्या बताओगे? संप्रभुता देश है जो किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित महत्वपूर्ण दूसरे शब्द में हम बात करेंगे समाजवादी। तो आप देख सकते हैं प्रस्तावना में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है समाजवादी। तो इसी की हम आगे अब चर्चा करेंगे कि जो समाजवादी जो शब्द है इसके बारे में हम क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें समाजवादी के संबंध में। तो भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से पाया जाता है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। तो भारत में कौन सा समाजवाद पाया जाता है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद मुख्य रूप से पाया जाता है। और इस लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत में जो लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसके तहत जो हमारा इकोनॉमी होता है, तो इकोनॉमी के अंतर्गत भारत के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह देखने मिलता है कि जो भी क्षेत्र होते हैं, सेक्टर होते हैं, इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के हकदार होते हैं और विभिन्न रेशियो में ये दोनों काम करते हैं। तो ये जो भी भारत के अंतर्गत लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने मिलता है, जिसमें भारत सरकार और निजी प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो समाजवाद होता है उसका उद्देश्य मुख्य रूप से होता है देश के अंतर्गत जो भी गरीबी है उसको दूर करना, मुख्य रूप से बीमारी, अवसर की जो असमानताएं हैं ये सबको दूर हटाना। तो इसके अंतर्गत हम समाजवादी के अंतर्गत ये सब चीज़ को समझते हैं। तो इसी का हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या केस में बताया गया है। तो सबसे पहला चीज़ ये बताया गया है कि भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आस्था रखता है जहां सार्वजनिक मतलब सरकारी व निजी मतलब प्राइवेट क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं और मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानताओं को समाप्त करना है। तो ये है समाजवाद या समाजवादी शब्द का जो भी हम उल्लेख देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद शब्द के बाद तीसरा जो शब्द है जो हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित है वो है आपका धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष को ही कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। क्या कहा जाता है? पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष जो चीज है इसमें हम देखते हैं क्या खास बात है पंथ निरपेक्ष का। तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष में बताया गया है कि जैसे कि हमारा भारत जो देश है, भारत देश में देखने मिलता है एक से अधिक धर्म भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से निवास है। तो किसी भी एक धर्म को भारत देश के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया है। भारत जो देश है वो सभी देशों को, भारत जो है सभी धर्मों को स्वीकार करता है और सभी धर्मों का समान सत्कार करता है। तो यही जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है आपको समझ में आ चुका होगा कि भारत के अंतर्गत कोई भी एक ही धर्म को मान्यता नहीं दिया गया, सभी धर्मों को मान्यता दिया गया है। तो इसको हम समझते हैं ध्यान से। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है, जिससे हमें ये पता चलता है मुख्य रूप से कि हमारा जो
धर्म है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार ये सभी चीज़ कर सकते हैं। तो भारत एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके अनुसार? तो प्रस्तावना के अनुसार, और इसका उल्लेख अनेक प्रकार के अनुच्छेदों में भी देखने मिलेगा। आगे हम बात करें, चौथा जो शब्द है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है वो है हमारा लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये आप देख सकते हैं प्रस्तावना में ये जो शब्द लिखा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका हम अर्थ देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र में ये बताया गया है कि ऐसा देश जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथों पर होती है, तो उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। अब ये जो लोकतंत्र होता है वो होता है दो प्रकार का, जिसमें से एक हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से पाया जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, जिसके तहत भारत के अंतर्गत हमें यह देखने मिलता है कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं और वो जो है देश में शासन करता है। तो ये चीज़ हमें लोकतांत्रिक गणराज्य में देखने मिलता है। तो आगे हम बात करें लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो, ये लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, हम देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है? अप्रत्यक्ष। तो हम देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। और भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और जनता द्वारा जो चयनित व्यक्ति होते हैं वही देश में शासन करता है। ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो है आपका गणतंत्र। कौन सा आपका? तो लोकतंत्र और गणतंत्र में देख लो, हमने लिखा है गणराज्य। तो इससे आपको समझना है कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र में ये बताया गया है, जैसे हम बात करें गणतंत्र को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं राजशाही और दूसरे को हम कहते हैं गणतंत्र। तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा गया है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही में ये देखने मिलता है मुख्य रूप से कि राजशाही के अंतर्गत जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं उनमें मुख्य रूप से कोई भी राजा या रानी मुख्य रूप से शासन करती है। लेकिन गणतंत्र में हम बात करें तो जनता द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए व्यक्ति ही शासन करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं गणतंत्र। क्या बोलते हैं? गणतंत्र। तो इसी को हम ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों को उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला राजशाही और दूसरा गणतंत्र। आगे हम बात करें तो राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी के उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं, जैसे कि हमें देखने मिलता है ब्रिटेन के अंतर्गत मुख्य रूप से पाया जाता है राजशाही व्यवस्था। आगे हम बात करें वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं अमेरिका जो देश है वो मुख्य रूप से गणतंत्र राज्य है, या गणतंत्र देश है। और इसी आधार पर हम बात करें भारत में भी मुख्य रूप से गणतंत्र पाया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता पर आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत एक प्रकार का गणतंत्र वाला देश है जिसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये हो गया हमारा गणतंत्र का अर्थ। आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना में जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है वो है न्याय शब्द। तो न्याय शब्द का हम बात करें तो भारत के प्रस्तावना के अंतर्गत कौन कौन से न्याय का उल्लेख हमें देखने मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख देखने मिलता है, जिसमें से पहला है हमारा सामाजिक न्याय, दूसरा है मुख्य रूप से आर्थिक न्याय और तीसरा हमारा है राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमें देखने मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इन तीनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास होते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, जिसके माध्यम से हम इन तीनों न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। तो न्याय के अंतर्गत हम तीनों प्रकार के न्याय का चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है, जिसमें से आप देख सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे हम बात करें इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए किया जाता है। तो हम एक एक न्याय को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है। सामाजिक न्याय में बताया गया है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। तो ये कहलाता है हमारा कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरा जो हमारा है वो है आपका आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। ये हमारा कौन सा न्याय है? आर्थिक न्याय। तीसरा है हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में बताया गया है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार का बात हो। तो इस प्रकार से न्याय हमें प्राप्त होगा, जिससे हम कहेंगे राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में जो न्याय शब्द जो है उसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, जिसमें हम देख सकते हैं पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो ये हो गया हमारा न्याय शब्द के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। 7वां जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है हमारा स्वतंत्रता के संबंध में जो शब्द है। इसमें हम देखते हैं कि भारत स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या हमें याद रखना है। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थितियों तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए रोक टोक नहीं किया जाएगा और व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना, ये स्वतंत्रता का अर्थ हमें बताया गया है। और प्रस्तावना में हम बात करें तो प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है और इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो ये हमें कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है? तो आप क्या बताओगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और उपासना करने की हमें स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को याद रखना है।
नेक्स्ट जो हमारा शब्द है जो प्रस्तावना में है जो है हमारा समता। समता जो शब्द के अंतर्गत हम बात करेंगे कि समता का अर्थ है समता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना ही समता कहलाता है। तो ये प्रस्तावना में लिखा गया जो 8वां शब्द हमें ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ हम बात करें मुख्य रूप से तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करता है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है जो है नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। ये 3 समता आपको ध्यान में रखना है। तो समता का मतलब होगा कि बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है, समता कहलाता है। 8वां और अंतिम महत्वपूर्ण शब्द में हम बात करेंगे जो है आपका बंधुत्व। तो बंधुत्व शब्द का भी प्रयोग हमारे संविधान के प्रस्तावना में किया गया है, जिसमें हम बात करें बंधुत्व का अर्थ क्या होता है तो भाईचारे की भावना। तो भाईचारे की भावना लाना यह है बंधुत्व शब्द का मुख्य अर्थ। और आगे हम बात करें तो संविधान जो है एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य के अनुसार बताया गया है कि भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया जाएगा अनुच्छेद 51 के तहत। और आगे हम बात करें प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व 2 बातों को सुनिश्चित करता है। पहला जो बात है व्यक्ति का सम्मान करना और दूसरा है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। यही बंधुत्व शब्द को मुख्य रूप से दर्शाता है। तो ये दोनों ही शब्द आपको अच्छे से याद रखना है। बंधुत्व के अंतर्गत 2 बातें किस चीज को सुनिश्चित करता है, पहला व्यक्ति का सम्मान और एकता, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। और ये जो अखंडता शब्द के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे कब जोड़ा गया है, तो इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस अखंडता शब्द को जोड़ी गई है। तो ये हो गया हमारा बंधुत्व शब्द के संबंध में। कुछ अन्य जानकारी हम बात करें तो प्रस्तावना को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें सबसे पहला विवाद है आपका मुख्य रूप से वह आपका यूनियन ऑफ द इंडिया बनाम मदन गोपाल विवाद, जो 1957 में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ था। इसमें देखो क्या बताया गया है कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1997 के निर्णय में घोषित किया गया। अर्थात यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। इस वाद में, इस केस में यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो निर्णय देखने मिलता है, दूसरा जो केस हुआ था वो है हमारा बेरूबारी वाद, जो हुआ था 1960 में। इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। तो बेरूबारी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका अर्थात संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। कौन से वाद के में ऐसा कहा गया है, तो बेरूबारी वाद में। इसके बाद फिर जो हमारा महत्वपूर्ण वाद आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला को बदला और कहा कि यहाँ पर जो वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद है 1973 में जो हमें देखने मिलता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। तो इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका अर्थात संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वाद माना जाता है मुख्य रूप से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब हुआ था, 1973 में, जिसके तहत प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा और भाग माना गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें कुछ अन्य बातों के बारे में,
तो संसद जो होगा संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, अतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे में विस्तार हो। अगर मूल ढांचे में विस्तार हो रहा है, मजबूतीकरण हो रहा है, तो संसद संशोधन कर सकती है सकारात्मक रूप से, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम कुछ बात करें प्रस्तावना को लेके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं संविधान की कुंजी। तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। साथ ही साथ हम बात करें प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है, ऐसा बताया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो 3 नए शब्द हैं आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जिसको हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, और तीसरा है अखंडता जिसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं SPA करके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। आगे हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग कितने बार किया गया है, तो 2 बार किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली बार ये है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरे शुरू से लास्ट तक में हम देख सकते हैं कि भारत शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है, तो 2 बार किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। इस शब्द को ध्यान में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ अन्य जानकारी में हम बात करें तो हमारी जो संस्था है कैरियर एकेडमी, जो दल्ली राजौरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ में है, हमारी संस्था के द्वारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया गया, जिसमें अभी संविधान संबंधी जो विषय चल रहा है, जिसमें एक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और दूसरा टेस्ट जो हमारा प्रस्तावना को लेके है। और यह जो प्रारंभ किया गया 10 मार्च 2023 दिन शुक्रवार से। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसका फीस है प्रति माह 4,000 रुपये प्रति माह, 400 रुपये प्रति माह के फीस के जरिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं मुख्य रूप से। और साथ ही साथ हमारी जो संस्था कैरियर एकेडमी का ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी है, जिसमें रेलवे, बैंक, SSC, PSC, व्यापम एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का संपूर्ण तैयारी कराया जाता है। और इस बैच के प्रथम पाली का जो समय है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, और द्वितीय पाली का जो समय है सुबह 11 से 2 बजे तक लगता है। यदि आपको हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन लेना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। हमारी संस्था कैरियर एकेडमी के द्वारा चयनित जो छात्र छात्राओं की सूची आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका चयन 1 से अधिक सरकारी विभागों में हुआ है। यदि आप भी सरकारी वैकेंसी का या सरकारी जॉब का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग को ज़रूर ज्वाइन करें और आप सभी अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके इन सरकारी नौकरियों में लग सकते हैं। धन्यवाद।